प्रणाम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सबसे इस पूरे सीरीज का सबसे अच्छा सवाल पार्ट सी, क्योंकि हमने पार्ट ए और पार्ट बी कर लिया था इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का। आज हम लोग पार्ट सी करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मतलब जिसको फिजिक्स पसंद है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब बहुत अच्छा लगेगा देख के कि कितना अच्छे से क्वेश्चंस को सेट किया गया है। पर अभी हम लोग देखते हैं सवाल। द फोकल लेंथ ऑफ द आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस इंस्टेंटेनियस चार्जिंग। अब सबसे पहला हम लोग फोकल लेंथ जब भी देखते हैं तो लेंस के बारे में या मिरर के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में आ जाता है। पर यहाँ सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है इसमें। अब फोकल लेंथ कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग फोकस कैसे डिफाइन करते हैं। लाइट पार्टिकल, लाइट वेव्स को हम लोग कनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस में गिराए पैरेलली, और जहां जाके वो बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट किया, उसको हम लोग ऑब्वियसली बोलते हैं फोकल फोकस पॉइंट। और जो दूरी होता है ऑप्टिकल सेंटर्स, उसको हम लोग फोकल लेंथ देते हैं। तो ये एक्चुअली कन्वर्जिंग, ये आता है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ज किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। वन वांट टू बिल्ड अ डिवाइस टू फोकस इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले ही आ गया, फोकस करना है मतलब कन्वर्ज करना है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस। द रिंग इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। अभी आपको इसका इमेज भी दिखाते हैं। ये रहा, ये हमारा, पहले बता देते हैं, यहाँ पे ये हमारा रिंग है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन। और इसको हम लोग, और दिस इज जेड एक्सिस, एंड वो जो रखा होगा वो एक्स वाई प्लेन में रखा होगा, लाइक दिस। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जेड के पैरेलल आ रहा है, तो अब समझ में आ रहा होगा। द रिंग इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, ठीक है। As shown in the figure, we have a source that produces an on-demand packet of non-relativistic electrons, ठीक है। ऐसा हमारे पास सोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज हाफ एम पी स्क्वायर, where v is the velocity. They leave the source at precisely controlled movements. मतलब कंट्रोल तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग, मतलब पैरेलली, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं और जा रहा है, सारा को ऑर्गेनाइज वे में हमें भेजना है पैरेलल टू जेड एक्सिस। द सिस्टम इज प्रोग्राम्ड सो दैट द रिंग इज चार्ज न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, वो ऐसे प्रोग्राम किया गया सिस्टम को कि वो बहुत देर तक के लिए न्यूट्रल रहेगा, जब तक, बट इट चार्ज becomes q when electrons are closer than a distance d by 2 from the plane of the ring। जो हमारा प्लेन का रिंग है, ये जो हमारा प्लेन है रिंग का, अगर उससे वो डी बाई टू डिस्टेंस तक आ जाता है, तब ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कौन? रिंग। इलेक्ट्रॉन जब डी बाई टू दूरी पे आ जाता है रिंग के सेंटर से, तब वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं। इन पार्ट सी, assume that charging and discharging process are instantaneous and the electric field fills the space instantaneously as well। जैसे इलेक्ट्रॉन आता है उसी तरीके से इसमें क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है पूरे रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली, और जिस कारण से हमारा जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो इंस्टेंटेनियस है। उसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई समय नहीं लगता, वो भी उसी समय आता है, उसी समय गायब भी हो जाता है। वन कैन नेग्लेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज का मूवमेंट होगा, पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल जाएगा, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है फिर पोटेंशियल चला गया, उस कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। एज्यूम दैट, जो इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, इसको हमें नेग्लेक्ट करना है।
assume that the velocity of electrons in the z direction is constant. ठीक है, हमें ये एज्यूम करना है कि z डायरेक्शन की तरफ जो वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है तो अगर सब कुछ आइडियल है तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट perturb द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिंग. इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो उस कारण से चार्ज जो है रिंग का उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो ये डायग्राम है और इस पूरे का लेंथ, क्योंकि ये सिंपल आप देख सकते हैं, ये रिंग है और टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका, 2r डिस्टेंस, तो इसलिए 2r लिखा हो. Determine the focal length f of this lens. Assume that f is much greater than d. Express your answer in term of the constant beta from the question b.1. हमने बीटा निकाला था जिसका कि वैल्यू मैं फिर लिख देता हूँ. हमारा बीटा का वैल्यू था 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ये वैल्यू था हमारा. हमें पर इसको लिखना नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम डायरेक्ट बीटा लिखेंगे. एंड अदर नॉन क्वांटिटीज. assume that before reaching the active region the electron packet is parallel to the z axis. अच्छा, मतलब जब तक वो एक्टिव रीजन, मतलब ये रीजन दिस इज एक्टिव रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ना ये एक्टिव रीजन है. सारा गेम यहीं पे होना है, सारा फिजिक्स यहीं क्या यहीं पे है. The electron packet is parallel to the z axis and r is much less than r. Means this r ये बहुत छोटा है इसके मतलब बहुत ज्यादा वो पैरेक्सियल रे टाइप. The sign of q is such that the lens is focusing. So that lens is focusing. ठीक है, हम C1 को करते हैं, फिर हमारे पास C2 C3 भी करना है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं C1 पार्ट. जिस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे दिया हुआ उसी तरीके से लिखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रॉन आया and the velocity of electron is v. Let's suppose अभी इसका वेलोसिटी v है. ठीक, और हमारा ये रेडियस r है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया और कन्वर्ज किया यहाँ जाए, तो दिस पॉइंट विल बी फोकस. फोकस का डेफिनेशन यही है कि पैरेलल रेज आया, इलेक्ट्रॉन बीम आया, कन्वर्ज करके जहां भी वो प्रिंसिपल एक्सिस को मिला, दैट पॉइंट इज फोकस. दिस इज r, स्मॉल r, एंड r इज द रेडियस ऑफ द रिंग. सो यहाँ पे r ना लिख के हम इस रिंग को आप ऐसे समझिए, दिस इज रिंग एंड दिस इज r. दिस इज सेंटर ऑफ द रिंग c. ओके, सही बात है सर. एंड दिस मच डिस्टेंस इज d एंड दिस एक्टिव रीजन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, d/2 डिस्टेंस से शुरू हो जाता है. सही बात. तो नाउ अब हम लोग इसमें फिजिक्स पहले देखते हैं. याद कीजिए कि पिछले बार जब हम लोग रिंग के बारे में सोचे थे, अभी भी क्वेश्चन में एक बार लिखा हुआ है कि ये जो v है, दिस v विल रिमेन कांस्टेंट. जेड एक्सिस में v चेंज नहीं होगा. कारण ये है, आप सिंपल सोचो, अगर यहाँ पे v आ रहा है क्योंकि पूरा कंजर्वेटिव फील्ड है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो जितना यहाँ, तो कंजर्वेटिव फील्ड में है कि अगर मान लीजिए कि अभी निगेटिव चार्ज ही है इस रिंग का, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, एनर्जी छीनेगा पोटेंशियल के रूप में. फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो उतना ही एनर्जी फिर रिपेल बैक करके दे भी देगा. तो ऐसा मानना है कि जस्ट आने से पहले जो वेलोसिटी था और जस्ट मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी v होगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ भी होगा इलेक्ट्रॉन का. ठीक है ना, जितना वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का पहले था उतना ही वेलोसिटी जस्ट लिविंग मूवमेंट पे भी होगा.
ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि एक्टिव रीजन के बाद तो कांस्टेंट होना ही है, पर एक्टिव रीजन में भी जो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो जेड एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, जो जितना भी यहाँ उतना भी यहाँ भी रहेगा, ठीक है सर। अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग इस वी को ना एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं। तो एनर्जी के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, एम बी स्क्वायर बाय हाफ एम बी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारा सिंपल से यहाँ से वेलोसिटी जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, 2E/m। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ ई एंड एम, एनर्जी और मास के बीच में ही रख के हम लोग सॉल्व करें। तो हम लोग डायरेक्टली इसे वेलोसिटी को ई और एम के टर्म्स में लिख के ही सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 2E/m। नाउ वी हैव वन एक्सप्रेशन। अब हमें ये सोचना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी आर दूरी पे आएगा रिंग के, तो वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, जिसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे फाई आर इज इक्वल टू क्यू अल्फा प्लस क्यू बीटा आर स्क्वायर, क्यू बीटा आर स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन जो आया था उसमें ये टर्म था पोटेंशियल, ये टर्म आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अलोंग जेड एक्सिस, और ये आया था हमारा ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो ये दोनों के कारण का नेट पोटेंशियल किसी आर दूरी पे होगा, क्योंकि सिंपल सोचिए आप, अगर ये रिंग है और अभी वो यहाँ से आर दूरी पे है और यहाँ से जेड दूरी पे है, मीन्स इसका पोजिशन वेक्टर यहाँ है इस पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट पे इसका दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जेड एंड ई आर। एंड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारा पोटेंशियल होगा, एक रेडियल के कारण और एक एक्सियल के कारण। तो ये वाला टर्म क्यू अल्फा ई जेड के कारण है और ये रेडियल के कारण है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो हमें एक बात तो पता है कि वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अब एक बात और गौर कीजिए कि किसी भी क्षण इसका एक वेलोसिटी इधर होगा, एक वेलोसिटी इसका वी आर मतलब इसके रेडियल डायरेक्शन में होगा, इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो। इसी के कारण इसका मोशन, नेट रिजल्टेंट मोशन इस लाइन में, सही बात है सर। पर ये वी आर आया क्यों, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ज हुआ क्यों? इलेक्ट्रॉन इसलिए कन्वर्ज हुआ क्योंकि हमको पता है कि जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस रिंग का आप यहाँ देखिए, इस रिंग पे देखिए आप, जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा। और एक बात, हाँ, रिंग का चार्ज हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, रिंग का चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा, रिंग का चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा। अभी फिर देखते हैं क्यों। अब यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन किसी दूरी आर पे है, ठीक है ना, चार्ज इसका अगर निगेटिव है, उस कारण क्या होगा सर, उस कारण क्या होगा, इसका पूरा रिंग का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, सही बात है, अवे फ्रॉम द सेंटर, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ डेविएट होना शुरू होगा। मीन्स ये आर, ये रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग इसको वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाएगा। दिस विल बिकम वी आर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना स्टार्ट होगा, ये वी आर मिल चुका है इसे, एक्टिव रीजन तक इसे वी आर मिलता रहेगा, फिर वो डायरेक्टली कन्वर्ज हो जाए, मीन्स मुड़ना शुरू हो जाए, सही है बात से। वी आर क्यों आया, और वी आर आने के लिए हमारा रिंग का चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा, रिंग के चार्ज को निगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी वो उसे कन्वर्ज कर पाएगा। फॉर कन्वर्ज, कन्वर्ज करने के लिए रिंग के चार्ज को निगेटिव होना ही पड़ेगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को मोड़ सके फोकस की तरफ। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज, अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज इसे ऊपर की तरफ खींचेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग उसे नहीं धकेलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग धकेलने के लिए
हमें चार्ज को निगेटिव करना पड़ेगा ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर की तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि वो उसको वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मिले। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ना है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसे रेडियल के अलोंग वेलोसिटी मिलेगा, एंड दैट विल बी -2qBr, बिकॉज वी नो कि ये पोटेंशियल मेरा उसी के कारण आया है, और बीटा हमने वहां पहले वाले एक्सप्रेशन से निकाला है, एंड दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। तो नाउ इस पे हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, ये डिस्टेंस जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, वो डी करेगा, और वो करेगा ड्यू टू वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? टोटल टाइम हो जाएगा डी बाई वी जेड। ठीक है, जैसे ऑल्सो गुड, ये भी हमने निकाल लिया कि टोटल टाइम एक्टिव रीजन को क्रॉस करने का टाइम क्या होगा, डी बाई वी जेड, एंड वी कैन राइट डी बाई वी नॉट, जो कि हमारा एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमें ये पता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? दिस इज नथिंग बट -2qEBr। एक्सलेशन कितना होगा? -2qEBr/m। ओके सर, हमने एक्सलेशन निकाल लिया। अब ये निगेटिव परेशान कर रहा होगा, निगेटिव कहाँ से आ गया? ठीक है, हम लोग मैग्नीट्यूड्स के साथ करेंगे सब कुछ। बस आपको याद रखना है कि हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, और 2qEBr/m along -z कैप। अभी हमारा वेक्टर हो गया, एक्सलेशन वेक्टर हो गया। ठीक है ना, हमारा ये एक्सलेशन वेक्टर हो गया। ठीक है सर, अब हमें तो ये पता है कि एक्सलेशन कितना होगा। ठीक है सर, अब जब हम एक्टिव रीजन में जितना देर बिताए उतना ही देर हम पे फोर्स लगेगा। सही बात है सर, तो हम कितना देर समय बिताए, तो टी इक्वल टू डी बाई वी नॉट। तो हमारा जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो इतने ही समय में चेंज आएगा जो कि रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर, वी रेडियल इज व्हाट, यू मेरा 0 था इक्वल टू 80, कितना हो जाएगा 2qE/BR/m into time, and time is nothing but d into d by v naught. This is velocity along radial direction. It's okay, ये भी सही। हमने टाइम निकाला, फोर्स निकाला, वेलोसिटी निकाला। अब ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है सर? जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा, जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा वो हमारा वी आर था। दिस इज आवर वी आर। अब हम जो भी ले रहे हैं वो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इन निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो जब हमको पता होता है डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, वी विल एक्सप्रेस, बाद में उसे एक्सप्रेस कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास ये पता है कि, अब सिंपल सोचिए आप, हमारे पास ये, अब इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से निकल चुका है, अब वो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे है जस्ट, उसको वी आर मिल चुका है, और ये वी तो था ही, वो कंजर्वेटिव फील्ड है इस तरफ, इस कारण से इसका मोशन इधर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा दैट इज फोकस। तो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ फ्रॉम सेंटर सी। तो दिस इज नथिंग बट सी इज इक्वल टू, अच्छा हमने यहाँ का टाइम निकाला, ये टाइम था हमारा डी बाई वी। अब हमें निकालना है कि वो सिंपल, अब सेकेंड काइनेमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा इसको, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तो कैलकुलेशन है क्योंकि फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है। दैट T1 विल बी, दिस हाइट इज r, हमें ये हाइट पता था r,
और ये हमारे पास वेलोसिटी भी आ गया है। इसके बाद अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा सर। अब जो भी होगा वो सिंपल, विदाउट एक्सलेशन जो भी लॉ लगाते हैं सब लगा सकते हैं। सिंपल, स्पीड इक्वल टू जितना भी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वही करना है। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास r, वेलोसिटी कितना आया 2q_e_v_r_m into dy_v0। दिस इज टोटल टाइम, दिस इज टोटल टाइम, जितना टाइम उसे लगा होगा इस p से इस c की दूरी माने में, इस p एंड c के बीच का जो टाइम होगा वो उतना ही होगा। दिस इज t1। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो ये मेरा हो जाएगा t इज इक्वल टू mv बाय 2q e dt। अब यहाँ पे अगर लिखने में कुछ गलती हुआ हो, देखिए ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। एम वी नॉट ऊपर चला जाएगा, 2q e, अभी ये ई जो है ना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गलती से वहां लिखा गया, इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सॉरी वहां पे ना स्टार्टिंग में हम मतलब लिखा गया भी कैपिटल, अब गलती से फ्लो में, पर ठीक है अब समझ गए। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाइम निकल गया, एंड दिस टाइम इतना ही टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में। तो जो सी एफ होगा विच इज आवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू 2q_e_v_t। टाइम पता है, वेलोसिटी पता है कितना था, v था, v। दिस इज नथिंग बट एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2। यहाँ देखिए क्या आ जा रहा है, q_e_βd। दिस इज नथिंग बट एनर्जी। सो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, सी एफ और एफ इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय q_e_βd। अब ये जो भी है मैग्नीट्यूड लेना है, इसमें लिखते समय q को निगेटिव लेना है, जैसे हियर इज q इज नेगेटिव, q इज नेगेटिव, बट ये मैग्नीट्यूड लेना है, आपको लेना है क्या मैग्नीट्यूड। तो दिस विल द आंसर ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारे पास फोकस आ गया, फोकस इज नथिंग बट E is energy of electron into QeVd। सॉरी वहां स्टार्टिंग में ई हम लिख दिए थे कैपिटल, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ रहा होगा, पर सॉरी वहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लेना था, मीन्स ई लेना था, स्मॉल ई। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास फोकस निकल गया। इतना अच्छा सवाल था कि हम अब किस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा वो हम लोग ने निकाल लिया। नाउ अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। उससे पहले हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम फिर देख लेते हैं। C1, C1 तो हो गया। नाउ C2 और C3 करना है। आई थिंक 23 मिनट हो चुका है, आगे आधा घंटा में तो ये नहीं हो पाएगा, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, पर ठीक नहीं करना चाहिए, कर लेते हैं टाइम पर। तो क्वेश्चन नंबर C2 करते हैं। हाँ पर पढ़ना तो भूल गए। C2, हाँ C2 क्या था, इन रियलिटी द इलेक्ट्रॉन सोर्स इज प्लेस्ड ऑन द जेड एक्सिस। अच्छा पहले हम लोग अब ना इलेक्ट्रॉन सोर्स को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, एट ए डिस्टेंस b। अच्छा ठीक है, ये b पर रख दिया।
विच इज मोर देन एफ, ठीक है, एफ यहाँ था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, कंसिडर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर पैरेलल, अच्छा पैरेलल नहीं रहा along the z axis before reaching the active region but are emitted from a point source at a range of different angle, ठीक है, मतलब यहाँ से हम गामा इसको चलाएं, मतलब कि गामा से इसको इजेक्ट किए, to the z axis electrons are focused in a point situated at a distance c from the center of the ring, अच्छा अच्छा, अब ये दूरी मेरा c है, ठीक है, here gamma is much less than 1, तो आई थिंक यहाँ पे जब ये छोटा है इतना वैल्यू, तो साइन गामा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 10 गामा, ठीक है, दे सकते हैं, आगे देखते हैं इसको। ये भी अब इजी प्रॉब्लम, क्योंकि वी विल लुक टू सी, तो C2 कैसे करना है ना, तो फिर से हम लोग वो फटाफट बना लेते हैं, दिस इज आवर सिस्टम। अब हम लोग यहाँ से इसको कुछ गामा पे इसको जाने दिए, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, ये जाने दिए, उसके बाद वो कुछ यहाँ पे मीट किया, तो दिस इज बी, दिस इज सी, और फोकस कहीं यहाँ कहीं है, तो अब हम लोग फटाफट देखें फिर से कि हमारा ये दूरी क्या है, आर, और बी पता है, ठीक है सर, तो हमारा जो ये वेलोसिटी होगा वी नॉट, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वी अलोंग जेड इज नथिंग बट वी नॉट कॉस गामा, और गामा बहुत छोटा है तो इक्वल टू वी नॉट, है ना, एंड वीज आर इज नथिंग बट वी नॉट साइन गामा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गामा के बराबर, जो कि हो जाएगा मेरा आर बाई बी, दिस इज नथिंग बट वी आर, ठीक, अब हमारे पास वी जेड पता है, वी नॉट है, वी आर पता है, पर अब क्या इंटरेस्टिंग बात है ना कि वी आर मेरा ये रहा, अब जो भी, अब पहले से इसको कुछ रेडियल में वेलोसिटी मिल चुका है, इसको पहले से ही कुछ रेडियल में वेलोसिटी मिल चुका है, ओके सर, तो अब हमें ये निकालना है कि फिर से सेम करना है, और हमें सी और बी का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी हमें यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड करना है, बी गिवन है, ठीक है, बी गिवन है, हियर बी इज गिवन, सी फाइंड करना, तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन कितना था चार्ज का, तो हम ये निकाल लें कि v फाइनल r क्या हो जाएगा, हमारा वी आर क्या है, वी नॉट आर बाई वी माइनस, और एक्सेलेरेशन कितना था हमारे पास पहले से पता था एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन कितना था 2p/q/b/r बाय m, अब यहाँ पे q को याद रखना है एक बार, हमने यहाँ निगेटिव साइन ले लिया ऑलरेडी, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस q का मैग्नीट्यूड रखना है, e का मैग्नीट्यूड रखना है, कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड इसलिए रखना है क्योंकि अब हमें ये पता है कि ये किस तरफ होगा, ये हमारा इस तरफ होगा, ठीक है ना, और v फाइनल r का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है ना, दिस इनटू एक्सप्रेशन, दिस इज टाइम कितना लगेगा डी बाई वी, ठीक है सर, तो v फाइनल r इज नथिंग बट v नॉट r इनिशियल बाय b माइनस 2q/b/r बाय m इंटू डी बाई वी, ठीक है, फिर हम बता रहे हैं हमें सारा मैग्नीट्यूड रखना है इसमें, ई का 1.6, क्यू का निगेटिव साइन के साथ नहीं रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम मान चुके हैं कि दोनों का इंट्रैक्शन है वो इस तरीके का है कि वो सेंटर की तरफ से खींचेगा, सॉल्यूशन में आंसर कुछ और है क्योंकि वहां निगेटिव मान के नहीं बनाया,
चीजों को सिंपल रखने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है सर। नाउ हमें ये फाइनल वेलोसिटी है। अब हमारा जो डिस्टेंस है नीचे आने का वो तो आ ही रहा, तो टाइम क्या हो जाएगा सर? टाइम आने का, दिस इज वी आर इंटू वी नॉट बाई बी माइनस 2 QE बी एम डी बाई बी। आर से आर कट जाएगा, सही है। और यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा? टी का, टी का आंसर सर ठीक है, इसको ऐसे ना ऐसा लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 1/V0/B माइनस 2 QE बीटा डी बाई बी। सही है। सॉल्यूशन जब मिलाइएगा तो वहां पे इसको पॉजिटिव मान के मान लेके चला है, क्योंकि वो ऐसा वहां बोल रहा है कि आप क्यू को साइन के साथ रखो, हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप क्यू को पॉजिटिव रहने दो, बाकी आपको जो मैकेनिक्स लगाना है अपना। सही है सर। टी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आपका डिस्टेंस, वो सी निकालना है। तो सी इज नथिंग बट वी इंटू टी। तो दिस V0 by B माइनस 2 QE BM T by B। ठीक है, ओके। अब अब हम यहाँ से ना, ये भी V0 ही था, हाँ। अब ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये V0 नॉट कट जाएगा, तो 1/B माइनस 2 QE B इंटू डी MV0 स्क्वायर। सी का वैल्यू ये आया, और यही इसका आंसर है। तो हम लोग सी को फिर लिख लें। सी इज इक्वल टू 1/B माइनस 2 QE बीटा डी MV0 स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, अब ये C2 का आंसर तो आ गया। अब एक चमत्कार दिखाते हैं आप, भयंकर चमत्कार है वो। ऐसा करो आप, 1/B माइनस 2 QE बी डी, और यही है C3 क्वेश्चन, ये हम बता दिखाते हैं वो क्वेश्चन। उससे पहले चमत्कार देख लीजिए। ठीक है सर। अब देखिए सर, मजेदार बात, 1/B माइनस 1/C कितना हो जाए? 2 QE बी डी by MV0 स्क्वायर, and this is nothing but what? QE बीटा डी इंटू एनर्जी। ओके। अब आप कुछ चमत्कार दिखाते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अब ये देखो, दिस इज QE बीटा डी बाय इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम, क्या था, हाँ, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये आपका हुआ 1/B माइनस 1/C का वैल्यू। अच्छा, आप ये बताइए, 1/F का वैल्यू कितना है था? ये रहा मेरा F का वैल्यू, E/QEVD। ठीक है। F का वैल्यू था E/QEBD। ठीक है सर। तो क्या हम यहां से एक इंटरेस्टिंग बात लिख सकते हैं? 1/B माइनस 1/C। चमत्कार देखते चलिए आप, चमत्कार रुकेगा नहीं। अभी देखिए चमत्कार क्या है, 1/F। ये रहा चमत्कार। क्या आपको लेंस फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? बिल्कुल याद आना चाहिए। यही तो लेंस फॉर्मूला था, वहां पे क्या होता था, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। और यहाँ पे क्या है, सेम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स।
जिसके लिए हम इतना एफर्ट लगाएं, और ये यही है। और मजेदार बात ये है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था और यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट लेंस कर रहा था। कितना सेम है दोनों चीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। और यही चीज मोटिवेट करता है फिजिक्स के लिए कि आपको क्यों फिजिक्स पढ़ना चाहिए।